अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्रेसो में खुश आमदीद। मैं हूं अली अनीक सैयद। और छुट्टियां जनाब ख़त्म हो चुकी हैं। रमज़ान आपने उम्मीद है कि अच्छे से गुजारा होगा, उसके बाद ईद भी बेहतरीन तरीके से गुजारी होगी। और जनाब आपने देखा ही होगा कि हम रमज़ान में हाजिर थे और रमज़ान में हमने रमज़ान ट्रांसमिशन आपके लिए पेश की, जिसका बहुत अच्छा फीडबैक आया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अब मामूल पर वापस आना है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि ऑफिस खुल चुके हैं, लोग अपने घरों से निकल कर कामों पर जा रहे हैं और हम भी इसीलिए आपके सामने हाजिर हैं। तो जनाब बहुत सी चीज़ें बदल गई हैं, बहुत से हालात बदल गए हैं, बहुत लोगों की दुनियाएं बदल गई हैं, लेकिन अगर कुछ नहीं बदला है तो पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का हाल नहीं बदला है। और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जो है शिकस्तों का सामना करती चली आ रही है और इसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि हम बिल्कुल नाउमीद होते चले जा रहे हैं कि शायद कभी हमारी टीम जीत भी पाएगी। ना कोई स्क्वाड बन पा रहा है, ना टीम बन पा रही है। और अगर किसी टीम पर उम्मीद लगाकर उसको भेजते भी हैं, किसी प्लेयर पर उम्मीद लगाकर उसको भेजते भी हैं, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाता है। तो इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम बात करें कि अमरीकी सदर ने टैरिफ आयद कर दिए। मुख्तलिफ ममालिक पर जवाबी टैरिफ लगाने का उन्होंने ऐलान किया है और एक बड़ा सा जो है स्लैब अपने पास रखकर एक ड्रामेटिक तरीके से उन्होंने लोगों को बताया कि जनाब अब अमरीका भी आप लोगों पर टैरिफ आयद करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक तकरीब के दौरान यौम आज़ादी के मौके पर यूरोपीय यूनियन और 46 ममालिक पर नए तजारती महसूलात के नफाज का ऐलान किया। ट्रंप के मुताबिक इन नए टैरिफ की मदद से अमरीका में गैर मुनसिफाना तजारती ताल्लुकात को ख़त्म किया जाएगा, खास तौर पर उन ममालिक के साथ जिन्होंने अमरीकी सनतों को नुकसान पहुंचाया है। उन्होंने बताया कि अमरीका अब गैर मुल्की साख्ता गाड़ियों पर 25% टैक्स आयद करेगा। आपको पता ही है चाइनीज़ गाड़ियाँ बहुत सबकत ले जा रही हैं बाकी तमाम गाड़ियों से, तो अब वो 25% टैक्स आयद करेंगे। और कहा कि जो ममालिक अमरीकी मसनूआत पर टैरिफ लगाते हैं उन्हें अब इसका जवाब दिया जाएगा। सदर ट्रंप ने कहा है कि यूरोपीय यूनियन पर 20% इजाफी टैक्स आयद किया जा रहा है, जबकि चीन पर 34% और जापान पर 24% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा भारत पर 26%, इसराइल पर 17%, बरतानिया पर 10% टैरिफ लगाया जाएगा और अमरीकी मसनूआत पर 58% टैरिफ आयद करने वाले पाकिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर ने यह कहा है कि अब पाकिस्तान पर 29% टैरिफ आयद किया जाएगा। इसके अलावा तुर्की, सऊदी अरब, कतर, अफगानिस्तान पर 10% इजाफी टैरिफ आयद करने का भी ऐलान किया गया है। इस तरह दीगर ममालिक, कई ममालिक पर भी टैरिफ में ज़्यादा इजाफा किया गया है। सदर ट्रंप ने कहा है कि इन इकदाम के जरिए अमरीका एक नए सुनहरी दौर का आगाज़ करेगा और अब वक्त आ गया है कि अमरीका को इक्तिसादी तौर पर खुशहाल बनाया जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के जवाबी टैरिफ पर मुख्तलिफ ममालिक का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया है। कनाडा के वज़ीर आज़म का अमरीकी टैरिफ के खिलाफ जवाबी इकदाम करने का ऐलान। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म ने अमरीका के जवाबी टैरिफ को गैर ज़रूरी करार दिया और इतालवी वज़ीर आज़म ने कहा कि यूरोपीय यूनियन पर अमरीकी टैरिफ गलत है। फेज का कहना है कि अमरीकी टैरिफ की शरह 1910 के बाद से बुलंद तरीन सतह तक जा पहुंची है और उधर ट्रंप के टैरिफ के फैसले के बाद ऑस्ट्रेलिया और जापान की स्टॉक मार्केट गिर गई है। अब ये सूरत हाल है, देखते हैं इन सूरत हाल में अमरीका आगे की तरफ जाता है या पीछे की तरफ आता है, क्योंकि अमरीकी सदर जो भी इकदाम कर रहे हैं वो अमरीका फ़र्स्ट की पॉलिसी पे कर रहे हैं और अब ये देखना है कि अमरीका फ़र्स्ट रखने के बाद क्या वाकई अमरीका फ़र्स्ट रहता है। इसके अलावा अगर हम मुल्की सूरत हाल की बात करें तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज पावर सेक्टर के आला सतह के इजलास की सदारत करेंगे। वज़ीर आज़म इजलास के शुरा से अहम खिताब करेंगे। ज़रा के मुताबिक इजलास आज दोपहर 2 बजे होगा और इजलास में अहम वफाकी वज़रा भी शिरकत करेंगे। वज़ारत इत्तलात व नशरियात ने अपने एक बयान में कहा है कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज कौम से खिताब करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब में हुकूमत की जानिब से बड़ा फैसला करेंगे और वज़ीर आज़म शरीफ के खिताब में कौम को सरप्राइज़ और बड़ी खुशखबरी सुनाई जाएगी। और कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म की जानिब से बिजली की कीमतों में नुमाया कमी का ऐलान भी मुतवक्के है और कई जगह पर मुख्तलिफ बताए जा रहे हैं कि कंसेशंस होंगे। उनमें से एक जगह बताया जा रहा है कि 6 रुपये भी इसमें कमी आएगी और किसी जगह पर 10% भी कहा जा रहा है, 10 रुपये भी कमी का कहा जा रहा है। तो जनाब अब बात करते हैं जो नहीं बदले हैं। आप जानते ही हैं पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की, जिससे हमने शुरू में बात की। आपको बताएं कि T20 के बाद न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज़ भी जीत ली है। न्यूजीलैंड ने दूसरे वनडे मैच में पाकिस्तान को 84 रन से शिकस्त दी। सीरीज़ के दूसरे मैच में कीवी टीम ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 50 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 292 रन बनाए। ओपनर्स ने टीम को अच्छा आगाज़ फराहम किया और 6.2 ओवर्स में 54 रन की शराकत कायम की, लेकिन इस स्कोर पर निक कैली 31 रन बनाकर पवेलियन वापस लौट गए। कीवीज़ की जानिब से मिचेल स्टार्क ने सबसे नुमाया जो है
बैटिंग की, जिन्होंने 78 गेंदों पर 7 चौके और 7 छक्कों की मदद से नाकाबिले शिकस्त 99 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से सुफियान मुकीम और मोहम्मद वसीम ने 2-2 कीवी खिलाड़ियों को शिकार किया, जबकि हारिस रऊफ, फहीम अशरफ और आकिफ जावेद के हिस्से में एक एक विकेट आई। हदफ के ताकुब में पाकिस्तान का आगाज नहायत ही मायूस कुन रहा। पाकिस्तान के ओपनर अब्दुल्ला शफीक ने 11 गेंदों पर सिर्फ 1 रन बनाकर वो पवेलियन लौट गए। बाबर आजम ने भी उनकी तकलीद ही की और 3 गेंदों पर 1 रन बनाया, फिर वो भी पवेलियन लौट गए, जबकि इमामुल हक की हिम्मत सिर्फ 3 रन पर जवाब दे गई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 27 गेंदों का सामना किया, महज 5 रन बनाए रवाना हो गए, जबकि सलमान आगा 9 रन बनाकर वापस लौटे। दीगर खिलाड़ियों में तैयब ताहिर 13, मोहम्मद वसीम 1, आकिफ जावेद 8, हारिस रऊफ 3 रन बनाकर रिटायर्ड हट हुए। और उधर ग्रीन शर्ट्स की जानिब से फहीम अशरफ ने सबसे ज़्यादा 73 रन बनाए, जबकि नसीम शाह ने 51 रन की इनिंग्स खेली। मैच के लिए पाकिस्तान ने प्लेइंग 11 में 4 तब्दीलियाँ की थी, जिनमें उस्मान खान, मोहम्मद अली, इरफान खान नियाजी और नसीम शाह प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। मैच के बाद गुफ्तगू करते हुए कप्तान मोहम्मद रिजवान ने कहा कि फ़हीम अशरफ और नसीम शाह ने बेहतरीन बैटिंग की, हमारी कारकर्दगी मायूस कुन रही, हमारे बॉलर स्विंग नहीं कर सके, कीवी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की। इस पर आप रिजवान ने मजीद क्या कहा, आपको उन्हीं की ज़बानी सुनाते हैं। इरफान की गुफ्तगू आपने सुनी। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे स्पोर्ट्स के तजज़ियाकार इरफान ज़हीर और सलीम खालिद साहब। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले ये बताइएगा इरफान, कैसे आप? इरफान, गालिबन मुझ तक आपकी आवाज़ नहीं आई, आप बता चुके होंगे कि आप कैसे हैं। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। अली बहुत बहुत शुक्रिया आपका। होपफुली आप भी ठीक होंगे। आपका गला थोड़ा खराब लग रहा है। मेरा गला वाकई ख़राब है। आज हिना ने तो साथ नहीं दिया, लेकिन गला भी साथ नहीं दे रहा है। और हाँ, मैं यही अक्सर बूस्ट किया करता था उसके सामने कि मेरी तबीयत ख़राब नहीं होती तो मुझे भी जनाब नज़र लग ही गई है, तो आप ज़रा बेयर विद मी। अच्छा, ये बताइएगा कि आपने देखा ही है पाकिस्तान की शिकस्तों की क्या सूरत हाल चल रही है, तो आप जब हमारे पास रमज़ान ट्रांसमिशन में आते रहे हैं, उस दौरान हम उम्मीद करते रहे हैं कि आपकी आमद की वजह से कोई फ़र्क पड़ेगा क्रिकेट टीम पर, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देखिए अली, ये बड़ा सैड और अनफॉर्चुनेट स्टोरी है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रही। और पूरी नेशन ईद पे एक्सपेक्ट कर रही थी कि पाकिस्तानी टीम कुछ अच्छा करेगी और कोई विक्ट्री मिलेगी, क्योंकि एक्सपेक्टेशन बनती थी। ओडीआई वाइज फॉर्मेट है जो पाकिस्तानी क्रिकेट को सूट करता है। टेस्ट में हम अच्छा नहीं खेले, हम T20 में अच्छा नहीं खेल रहे थे, नजर आ रहा था चले एक रीबिल्डिंग फेज है, नई टीम है। बट ओडीआई के अंदर तो ये लड़के जो 8-9 है, ये तो कंटिन्यूसली खेलते चले जा रहे थे। और हम जो बात कर रहा था मैं बार बार कि सुफियान को डालना चाहिए, आप देखें सुफियान ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया। उन्होंने 10 ओवरों में 33 रन दे के 2 खिलाड़ी भी आउट किए। बाकी वो प्रॉब्लम जो स्टोरी है वो वही चलती चली जा रही है। स्क्रिप्ट समहाउ वही नजर आ रहा है। वो क्या है, वो ये है कि पाकिस्तानी टीम से 3-4 आउट करने के बाद खिलाड़ी आउट नहीं होते। और हमने देखा कि आपने 104 पे जब 4 खिलाड़ी आउट कर लिए थे, लास्ट मैच में भी, पहले मैच में भी हमने 50 पे 3 आउट किए और फिर 342 करवा दिया। इस मैच में भी ऐसे ही था कि न्यूजीलैंड का हर मैच में एक प्लेयर रन्स करता है, परफॉर्मेंस देता है और वो मैच पाकिस्तान से सिंगल हैंडेडली अवे ले जाता है। और इस मैच में भी हमने देखा कि जब हमने 100 के करीब जब 4 खिलाड़ी आउट किए, एक छोटी पार्टनरशिप लगी, पर सिंगल हैंडली मिचेल हे जो थे, उनके विकेट कीपर बैटर जो छठे नंबर पे आए हैं, वो 99 रन की इनिंग्स खेल के चले जाते हैं। यानी कि 30 ओवर में ऑलमोस्ट 130 के करीब रन थे न्यूजीलैंड के, और लास्ट 20 ओवर में 150 के करीब करवा दिया। और जो पाकिस्तान का जो डिबैकल है कि हमसे, जैसे हम टेस्ट के अंदर भी बात करते रहे कि जी टेल आउट नहीं होती, ओडीआई में भी यही रोना रो रहे हैं कि हमसे डेथ बॉलिंग नहीं होती, और हम जो रन्स कंसीड करते हैं ये बड़ा अलार्मिंग है कि हर बॉलर 5-5, 6-6 छक्के खाता है आखिर में। और हमने जो वसीम जूनियर था उसको भी इसीलिए इंडक्ट किया। हारिस रऊफ को जी स्पेशलिस्ट कहा जाता है, सबसे अच्छी डेथ बॉलिंग करते हैं, और हमने देखा कि दोनों ने बहुत ज्यादा रन कंसीड किए। तो ये जो प्रॉब्लम है पाकिस्तान की बॉलिंग का, ये बहुत बड़ा बनता चला जा रहा है। और एक भी पूरी टीम में कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जिसकी परफॉर्मेंस पे हम कहें कि हाँ यार ये एक ऐसा प्लेयर है परफॉर्मेंस हमें मैच जितवा सके। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? सबसे पहले तो ये बताएं, आपकी ईद कैसी गुजरी? आप ठीक ठाक हैं? जी बिल्कुल, आप खैरियत से हैं? आपने लगता है कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज्यादा पी ली या कुछ खट्टी चीजें ज्यादा खा ली, गला खराब हो गया? आपको माफ कीजिएगा,
आपको मालूम ही है कि रमज़ान में जो है रोज़े रखे और रोज़े रखने की वजह से काफ़ी चीज़ें हमने रोके रखी है जो अचानक ईद पर खुल गई थी। तो आपको पता है कि कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह गला ख़राब कर देती है, बिल्कुल ऐसा ही है। तो जनाब सलीम साहब, आप ये बताएं कि इनकी परफॉर्मेंस कैसे ठीक होगी? आपके ख्याल में क्या चीज़ जो है इस वक्त, कोई एक चीज़ अगर हमें ठीक करनी पड़े फौरी तौर पर पाकिस्तानी टीम में, तो वो क्या होगी? नहीं, आपने स्पोर्ट्स में आने से पहले अमेरिका के हवाले से बता रहे थे कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नई पॉलिसी बना दी है कि टैक्स के हवाले से मुख्तलिफ ममालिक में, और वो कहते हैं कि अमेरिका फर्स्ट। तो क्रिकेट में भी हमें ऐसे ही करना पड़ेगा कि हम ऐसे ही हमारी प्लेयर्स आप सोचें कि पाकिस्तान फर्स्ट। अभी बदकिस्मती से ऐसा नहीं है, अभी सब अपने लिए खेल रहे होते हैं कि यार मेरे थोड़े रन हो जाएं और उसके बाद टीम जाए। इसी तरह बॉलर्स में आप देख लें, बॉलर्स की भी परफॉर्मेंस ऐसी है कि यार चलो 1-2 विकेटें मिल जाए, कुछ हो, और उसके बाद जाए टीम में। तो कलेक्टिवली हम लोग की सोच अब यही हो गई है कि टीम का हम लोग नहीं सोच रहे, अपने लिए सोच रहे हैं। यहाँ आके चैंपियंस ट्रॉफी में भी हमें इस वजह से नुकसान हुआ, अभी भी हमें नुकसान हुआ। इस चीज को हमें बदलना पड़ेगा कि भाई टीम फर्स्ट, पहले टीम का सोचो। जब आप टीम का सोचकर खेलेंगे, बेखौफ होकर खेलेंगे, आप अपनी पोजीशन का नहीं सोचेंगे कि यार मैं अगर आउट भी हो गया लेकिन टीम का देखना है मुझे, तो उससे परफॉर्मेंस बेहतर आएगी। यहाँ ये होता है कि जैसे ओपनिंग से आप आ जाए कि इमाम हो या अब्दुल्ला हो, जिस तरह से वो खेल रहे थे, हालांकि स्कोर कोई इतना कम नहीं था, 293 चेज ओवर थे, लेकिन जिस तरह उनकी बैटिंग थी वो यही थी कि जी अपने आप को बचाओ, अपने थोड़े रन करो, निकलो। फिर बाबर जिस तरह आउट हुए, बिल्कुल बचकाना अंदाज में आउट हुए। बाकी भी जो हमारे बाबर को मैं खास तौर पर इसलिए जिक्र कर रहा हूँ कि अमूमन टेल एंडर जिस तरह आउट होते हैं कि शॉर्ट पिच बॉल पे खेला नहीं जाए और वो एज लगे स्लिप पे आउट, बाबर जैसा बैट्समैन तो पिछली इनिंग में थोड़ा बेहतर वो खेले थे, लेकिन साफ जाहिर है कि पुराना वाला बाबर और नया वाला बाबर, उसमें बहुत बड़ा गैप आ गया, बहुत वो पीछे चले गए। दूसरे भी जो हमारे बैट्समैन थे इसी तरह आउट होते रहे, और फहीम अशरफ ने नो डाउट अच्छी बैटिंग की, और कंकशन रिप्लेसमेंट जो थे नसीम शाह, उन्होंने भी 50 बनाई, लेकिन वो उसका फायदा नहीं था कोई। उस वक्त तक हम हार चुके थे। बस एक फायदा ये हुआ कि 100 से ज्यादा रन हमारे बन गए। बॉलिंग में अगर हम आए तो बॉलिंग में हम लोग इससे पहले कहते थे शाहीन अफरीदी ने हरवा दिया, शाहीन अफरीदी का पेस खत्म हो गया, शाहीन अफरीदी इतना बेटा ऐसा था। अब तो शाहीन अफरीदी नहीं है, अब दूसरे क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहे? इसका मतलब है सिर्फ शाहीन का मसला नहीं था, ये भी एक इज्तिमाई मसला था, सबका मसला है तो जो नजर आ कह रहे हैं कि इज्तिमाई मसला था। कई बार सलीम साहब आप पहले भी मेंशन कर चुके हैं, हमारी ओडीआई की टीम जो वनडे की टीम थी वो तो बेहतरीन थी और अच्छा खेल रही थी, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा जा रहा था, 2024 उनके लिए ठीक था, लेकिन 2025 में बिल्कुल हाथ पैर छोड़ दिए हैं। और जिस तरह 7 बैट्समैन वो तो डबल फिगर में भी नहीं गए इस मैच में। तो आप बॉलिंग की बात भी कर रहे हैं कि बॉलिंग का भी सत्यानाश हुआ है, तो ये सिर्फ कॉन्फिडेंस की बात है या ये एक इंटरनेशनल लेवल की टीम ही नहीं है? नहीं, इंटरनेशनल लेवल की टीम बिल्कुल है, हमारे पास टैलेंट है, लेकिन मसला ये है कि जो हमारी टीम मैनेजमेंट है, चाहे वो सेलेक्टर्स हो या कोच हो, इस वक्त जैसे आकिब जावेद के हाथ में सारे इख्तियारात हैं, वो अपने आप को बड़ा तुर्रम खान समझता है। तो जब इंसान अपने आप को तुर्रम खान समझे तो बहुत गलतियां करता है कि मैं सही हूँ बाकी गलत है। आप देखें उन्होंने सिलेक्शन में कितनी गलतियां की, बड़ी बड़ी, चाहे वो चैंपियंस ट्रॉफी, हम बोल के हम लोग के गले बैठ गए, जिस तरह भी आपका गला बैठा हुआ है, लेकिन कोई नहीं हुआ। उन्होंने कहा मैंने कोई गलतियां नहीं की, वही गलतियां उन्होंने यहाँ दोहराई। आप सोचा है न्यूजीलैंड की कंडीशन जहाँ बाबर आजम जैसे बंदे से नहीं खेला जा रहा, वहां आपने T20 में बच्चों को खिला दिया, यहाँ आप सो कॉल्ड सीनियर्स को वापस लेकर आए फिर भी हार गए। यानी पहले आपके पास जवाब था कि यंग टीम है इसलिए हार गए, अब तो सीनियर हार गए, आ गए वापस, तो आप क्यों हारे? तो मतलब ये कि प्लेयर्स तो आप बदलते रहते हैं, लेकिन एक राइट कॉम्बिनेशन बनाने के लिए जो सही लोग होने चाहिए वो मौजूद नहीं है। तो इसी वजह से जब चेंजेस हुई सिलेक्शन में भी और जिस तरह की टीम मैनेजमेंट में भी, तो मेरा ख्याल है वो लोग संभाल नहीं पाए ये चीजें। वो लोग आदी थे कि साल में एक PSL होगी, उसमें टीम तो पैसे दे के बनती है, उसमें कोई मसला ही नहीं है, अच्छे प्लेयर या जो भी उठा लेंगे, फिर देखेंगे और फिर देख लेंगे क्या होता है। यहाँ पाकिस्तान भी हर महीने हर दूसरे महीने क्रिकेट होती है, यहाँ टैलेंट पूल भी बहुत बड़ा है, यहाँ वो एक्सपोज हो गए। तो इरफान आप बताइएगा, यहाँ एक्सपोज कौन कौन हो रहा है? सिर्फ इंतजामिया हो रही है या हमारे प्लेयर्स भी एक्सपोज हो रहे हैं कि वो इंटरनेशनल सतह पर कोई भी स्कोर नहीं कर पा रहा है, चाहे वो पुराना प्लेयर हो चाहे नया प्लेयर हो? देखिए, मैं पहले थोड़ी सी बैटिंग पे बात करना चाहूंगा। ये बाबर आजम की बात कर रहे थे सलीम साहब, ये 580 डेज हो चुके हैं, उन्होंने कोई सेंचुरी स्कोर नहीं की। तो इतना लंबा जब आपका पीरियड ले ऑफ पीरियड चला जाएगा तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो कहीं है।
और ये बैठना पड़ेगा बाबर को भी और मैनेजमेंट को भी कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। और जब आपके 32 पे 5 टॉप ऑर्डर के बैटर आउट हो जाएंगे तो आप दुनिया की किसी भी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं, वो जीतना इम्पॉसिबल है फिर आपके लिए। ये जो आपके क्वेश्चन है अली, इसमें बहुत ज्यादा चीजें देखने वाली हैं। सबसे पहले तो टॉप से देखना पड़ेगा, क्या आपका जो चेयरमैन है वो पॉलिटिकल बेसिस के ऊपर जो पॉइंट होता है क्या वो ठीक है। अच्छा चले हमने ये मान भी लिया कि चेयरमैन को क्रिकेट को नहीं पता, तो क्या जो ब्यूरोक्रेसी उनके नीचे काम कर रही है और वो जो पूरे सिस्टम को अब हाईजैक ही कहना चाहिए वो चला रहे हैं, क्या इस पे भी बात करना पड़ेगी कि क्या वो राइट पर्सन फॉर राइट जॉब का जो एक मंत्रा हम बोलते हैं क्या वो ठीक है। फिर इसी तरह जो 5 मेंटोर है उन पे बात करनी पड़ेगी, क्या वो पाकिस्तानी क्रिकेट को क्या सर्व कर रहे हैं, सवाए सैलरीज के, हैवी सैलरीज के अलावा कुछ सर्व कर पा रहे हैं। फिर आपको कोचेस के रोल के ऊपर भी बात करनी पड़ेगी, सिलेक्टर पे भी बात करनी पड़ेगी कि सिलेक्टर, जिस तरह इन्होंने जिक्र किया कि पूरा पाकिस्तान रोता रहा कि स्पिनर होने चाहिए 4, एक प्रॉपर स्पिनर भी नहीं डाला। वो कौन सा साइंसदान है जिसने साजिद खान को रोका हुआ है कि वो ओडीआई नहीं खेल सकता। फिंगर स्पिनर की वैल्यू की बात की जाती है, पूरी दुनिया चैंपियन ट्रॉफी में 4-4 स्पिनर के साथ आई, ट्राई नेशन में हमने देखा हम आधे स्पिनर के साथ जाते रहे। इसी तरह जब हम इधर भी गए तो हमें लगता था सुफियान को साथ इन्वेस्ट करना चाहिए, साजिद को रखना चाहिए। फिर इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी अगर आप देखते हैं तो आपके पास अली रजा बच्चा है। देखिए आप ये शाहीन, हारिस सबको ट्राई करके देख चुके हैं, 2 साल से आप इनको कैरी कर रहे हैं। अली रजा जो बच्चा है अंडर 19 का, मुझे लगता है कि आप जितनी भी आपकी लॉट है उनमें से सबसे बेस्ट है। वो कौन सा बैरियर है कि उस बच्चे पे कौन सा स्क्रिप्ट है, अगर हसन नवाज खेल सकता है तो अली रजा क्यों नहीं खेल सकता। फिर इसी तरह अंडर 19 का शाहजेब है, वो बेचारा पीएसएल भी नहीं खेल सकता। वो जो हमने इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी की बात करता हूँ मैं हमेशा कि जो बाबर की कप्तानी के अंदर 4 साल जो बच्चों को चांस नहीं दिया गया, दोस्ती जारी निभाई गई, ये अभी भी मैनेजमेंट रिजीम चेंज होने के बाद अभी भी वो प्रिंसिपल कायम है। अभी भी कहीं ना कहीं लड़कों के ऊपर वो एक लाइन ड्रॉ की गई है, नहीं खिलाना तो नहीं खिलाना, साजिद नहीं खेल सकता तो नहीं खेल सकता, अली रजा नहीं आ सकता, शाहजेब नहीं खेल सकता। अगर आपका 43 ईयर का 44 का फिर पहले डोमेस्टिक भी खेलेगा, पीएसएल भी खेलेगा, तो आप मैसेज क्या दे रहे हैं पूरे सिस्टम को। आपने बार बार कहा कि हमारे लड़के डोमेस्टिक खेलेंगे, मुझे एक लड़का बता दे जो आपका रेगुलर डोमेस्टिक खेलता है। कोई लड़का नहीं खेलता। ये ट्रेनिंग क्लास में हम देखते गली इंस्टीट्यूट में जाके ट्रेनिंग करना पसंद करते हैं, अकेडमी में अगर फ्री है तो प्रैक्टिस करना पसंद करते हैं। कोई लड़का जाके प्रैक्टिस के अलावा डोमेस्टिक में जाके अपने मैचेस को खेलना प्रेफरेंस नहीं देता। क्या कभी चेयरमैन साहब ने या कोचेज ने सख्त मैसेज लिया किसी प्लेयर को कि अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप टीम में ड्रॉप कर दिए जाएंगे? हमने एक एग्जांपल भी नहीं देखी। आप उनके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट टीम से ड्रॉप तो कई बार किया जा रहा है और स्क्वाड तब्दील किए जा रहे हैं, खिलाड़ी तब्दील किए जा रहे हैं। ट्रॉफी में बुरी परफॉर्मेंस के बाद आधे प्लेयर T20 में रख दिए, आधे ओडीआई में रख दिए। वो ड्रामा किया गया, कोई ड्रॉप नहीं किया गया, एक प्लेयर भी आपको नजर नहीं आएगा ड्रॉप किया गया। वो सिर्फ अवाम जो है ना शॉर्ट मेमोरी उसी पे ये सारा खेला जा रहा है। आधो को उधर रख दिया, आधो को उधर रख दिया, अब आगे पीएसएल आएगा, आप सब भूल जाएंगे थोड़े अरसे के बाद, सब किसी को कुछ याद नहीं रहेगा। पीएसएल में ये लोग रन करके सब बल्ले बल्ले हो जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि आपने इस स्पोर्ट के साथ वो ज्यादती की जा रही है जो हॉकी के और स्क्वॉश के साथ किया। आपकी विक्ट्रीज खत्म होती जा रही हैं, विक्ट्रीज नाराज हो गई हैं, लोग अब आपके इस क्रिकेट से बहुत दूर जाते जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने तस्करा एक चीज का कर दिया जिसमें हमारे खिलाड़ी बिल्कुल चलते हैं। तो सलीम साहब, इरफान साहब हमारे साथ ही रहिए, दिल थाम के बैठे, क्योंकि जो पीएसएल का तराना है वो रिलीज किया और हमारे खिलाड़ी सिर्फ उसी में चलते हुए दिखाई देते हैं। आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप एचबीएल का पीएसएल के सीजन 10 का जो ऑफिशियल सॉन्ग है वो देखिए। कमाल, आज मेरा एक्स देखो, अली जफर, इब्राहिम हक, नताशा बेग, तलहा अंजुम ने आवाज़ का जादू जगाया, आपने देखा ही है। और तराना तो बहुत मज़ेदार है, खिलाड़ी भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्यों सलीम साहब, देखा आपने हमारे खिलाड़ी चल रहे हैं? बिल्कुल, तराना अच्छा बना है और पीएसएल में थोड़ी इस बार तब्दीली आई है। सलमान नसीर जो पीसीबी में होते थे सीईओ, पीएसएल के सीईओ बना दिए, तो उनके आने के बाद वो कोशिश कर रहे हैं कुछ नए। ट्रॉफी टूर भी हुआ और ये तराने में भी हमें नई चीज देखने को मिली कि
नए सिंगर भी हैं, पुराने सिंगर भी हैं। अली जफर तो हमेशा से जान रहे हैं, पीएसएल के तराने भी अगर आप देखें टीटी बजेगी, और पुराने कई ऐसे तराने जो लोग अब भी गुनगुनाते रहते हैं। तो ये भी अच्छा है, कैची सॉन्ग है, और 1 महीने तक आप सुनेंगे तो आप देखेंगे स्टेडियम में लोग भी काफी इससे लुत्फानंदोज होंगे। लेकिन काश प्लेयर्स भी इस तरह तरानों से लुत्फानंदोज होने लगे। लेकिन प्लेयर्स जो हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, वो एक अजीब सा उनका माइंडसेट हुआ हुआ, उनसे बिल्कुल परफॉर्म ही नहीं हो रहा। और थ्रू आउट अगर हम देखें, बहुत अब तो काफी टाइम हो चुका है कि हमारी परफॉर्मेंस बिल्कुल डिक्लाइन हो रही है। पीएसएल में एक फायदा बस ये होगा कि यहाँ हमारी टीम हारेगी नहीं, तो 1-1.5 महीना पाकिस्तान का से गुजर जाएगा कि यार पाकिस्तान को तो हारना नहीं है, तो शायकीन भी खुश रहेंगे। लेकिन अब सीनियर टीम की परफॉर्मेंस कैसे बेहतर बनाएंगे? सलीम साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तराने में जितने भी इन्होंने क्लिप्स जोड़े हैं वो हमारे जीते हुए मैचेस के ही जोड़े होंगे, क्योंकि अभी रिसेंट पास में तो कोई मैच जीतते हुए हम दिखाई नहीं दे रहे। तो इरफान भाई, आप बताएं कैसा लगा आपको तराना? अब इमरान हक का जो आवाज़ का तड़का है वो आपको कैसा लगा? वो नसीबोलाल के ग्रुप से तो मेरा ख्याल है बहुत बेहतर था, और ये हम ये एक्सपेक्ट करते हैं। देखिए, आपकी ये दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट लीग है और आप नई चीजें करने की कोशिश करते हैं, लार्जर देन लाइफ इसको पेश करना चाहिए। और आपका पीएसएल जो है वो सबसे बड़ी कमोडिटी है, सबसे बड़ा ब्रांड है। तो ये सॉन्ग उसी का ही एक मोमेंटम होता है, उसी को लेके चलता है आगे, उसका लोगों के आवाजों के साथ लोग इसको गुनगुनाना शुरू करते हैं। तो ये काफी बेहतर है, काफी अच्छा है। लेकिन जिस तरह इन्होंने भी जिक्र किया, आप क्योंकि हारेगा कोई नहीं, आप इसी पे बात करेंगे, लोग थोड़ा भूल जाएंगे, थोड़ा सा फेस्टिवल का समा बन जाता है पीएसएल आने से। लोग ग्राउंड में भी हमें आते हुए दिखते हैं, बट अभी जो नाराजगी है ना इन सीनियर प्लेयर के साथ, इन लड़कों के साथ, वो बरकरार है। बिल्कुल इरफान साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नाराजगी की करार है। कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं है जिसको देखते हुए लोग अब स्टेडियम्स में आए, लेकिन पीएसएल एक ऐसा खास इवेंट है जिसमें आपको अपने खिलाड़ी ज़्यादा दिखाई देते हैं, कुछ नए खिलाड़ी उभरते हुए दिखाई देते हैं। तो हो सकता है कि नए नेशनल प्लेयर्स आपको फिर से वहाँ से मिल जाए। तो पीएसएल हमारी फ्रेंचाइज से जनाब उसको ज़रूर सपोर्ट करे। और ये जो गाना है वो आपने तराना सुना है, तराना तो बहुत मज़ेदार है, ये आपको रक्स करने पर मजबूर करेगा। जब आप स्टेडियम में मौजूद होंगे तो अपने खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए वहाँ ज़रूर जाइएगा। इरफान साहब, सलीम साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक। आपने आयरन मैन ट्रायथलॉन के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवाते हैं आयरन वुमन से। मजबूत हौसले और हिम्मत के सामने कुछ भी मुश्किल नहीं है, ये पाकिस्तानी एथलीट ने साबित कर दिया है। और वो पाकिस्तानी एथलीट हैं सना आरिफ, जिन्होंने इस ट्रायथलॉन में 1.9 किलोमीटर स्विमिंग, 90 किलोमीटर साइकिलिंग और 21.1 किलोमीटर रनिंग की है। हाफ मैराथन मुकम्मल की है। और इससे कबल सना आरिफ 2 मरतबा तुर्की में, 1 मरतबा बहरीन में आयरन मैन ट्रायथलॉन मुकम्मल कर चुकी हैं। और सना आरिफ का कहना है कि इस खेल में आने का मेरा मकसद ये था कि मैं ऐसे खेल में हिस्सा लूँ जो कि मुख्तलिफ हो और इसमें ख़वातीन कम हो, ताकि मैं साबित करूं कि मुख्तलिफ और मुश्किल खेल में नाम बनाया जा सकता है, और ख़वातीन को पैगाम दूं कि वो भी कुछ कर सकते हैं और मुश्किल खेल का इंतखाब करके ख़ुद को साबित करें। इस पर मज़ीद सना आरिफ से ही बात कर लेते हैं। सना, थैंक यू वेरी मच आज हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करके आपको कैसा लगा? First of all, thank you for calling me to your show. आलमी सतह पे अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन जब वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन कम देखते हैं तो सोचते हैं कि अगर हम अभी पाकिस्तान में इस स्पोर्ट का इतना तजुर्बा नहीं है। और मगर वैसे खुद को बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि एटलीस्ट अगर किसी ने नहीं किया तो मैं खुद से ये कर रही हूँ। और बहरीन में इसका तजुर्बा बहुत अच्छा था। इट वॉज सपोज टू बी वेरी क्विक रेस, लेकिन उस दिन मौसम बदल गया था जिसकी वजह से थोड़ी बहुत मुश्किलात हुई थी, लेकिन बहुत मज़ा आया था। वहाँ पे काफ़ी लोग पाकिस्तानी थे जो चेयर करने आए हुए थे, जो वहाँ पे रहते हैं। जब उनको पता लगा कि एक पाकिस्तानी लड़की इस रेस के लिए आई हुई है तो वो लोग वहाँ पे आए थे चेयर अप करने, तो बहुत मज़ा आया। राइट। तो आयरन मैन ट्रायथलॉन के बारे में जो नहीं जानते या हाफ आयरन मैन के बारे में नहीं जानते, उनको क्या बताएंगे? आयरन मैन होती है एक आयरन मैन इज अ ट्रायथलॉन जिसमें होता है 3 तरह की स्पोर्ट्स होती हैं, स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग, और ये एक के बाद दूसरी करनी होती है। ट्रायथलॉन के डिस्टेंस काफ़ी होते हैं, थोड़े से होते हैं, जैसे स्प्रिंट, सुपर स्प्रिंट, ओलंपिक डिस्टेंस होता है, फिर आयरन मैन 70.3 या हाफ आयरन मैन होता है, फिर फुल आयरन मैन होता है। तो जो आयरन मैन 70.3 मैंने की थी वो है 1.9 किलोमीटर स्विमिंग होती है, उसमें 90 किलोमीटर साइकिलिंग होती है और 21 किलोमीटर रनिंग होती है, जिसका एक टाइम दिया होता है। उस टाइम के अंदर अंदर कुछ घंटों में खत्म करनी होती है इसको। तो ये बताइएगा, एथलीट बनने का सफर कैसे, कब और क्यों शुरू हुआ? क्योंकि यहाँ पर तो लोग 5 किलोमीटर नहीं भाग पाते, आप ट्रायथलॉन भाग रही हैं।
एथलीट बनने का सफ़र तो काफ़ी टाइम से शुरू हुआ था। जब मैं स्कूल में थी मैं तभी से किसी न किसी तरह की स्पोर्ट्स में होती थी। मेरी फैमिली में बहुत से लोग हैं जो किसी न किसी तरह के स्पोर्ट्स में होते थे। मेरे डैड, मेरे कज़न, मेरे मामू, मेरी बहनें, भाई, कोई ना कोई किसी तरह की स्पोर्ट्स में था, तो जिसकी वजह से माइंडसेट पहले ही था कि इस तरफ आने का। और फिर जैसे टाइम गुजरता गया, मौके मिलते रहे, उस तरह से बस अल्लाह ने वो बना दिया, एक तरह से एक रास्ता बनाया। और फिर दोस्त भी ऐसे थे जो किसी ना किसी तरह की स्पोर्ट्स में होते थे। टीवी पे स्पोर्ट्स चैनल देखने का बहुत शौक था, बस उसी तरह कुछ डिफरेंट करना था, जिसकी वजह से एक ट्रायथलॉन थी जो मुझे लगा कि एक डिफरेंट तरह की स्पोर्ट है जिसमें स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग तीनों इन्वॉल्व होती हैं। तो ये बताएं कि आयरन मैन ट्रायथलॉन की तरबियत कैसे हासिल की आपने और इन मुश्किल गेम्स का इंतखाब ही क्यों किया आपने? इसकी तरबियत मैंने 2020-21 के एंड पे आके मैंने स्विमिंग सीखना शुरू की थी। उससे पहले मुझे स्विमिंग आती नहीं थी, तो पहले तो मैंने एक प्रॉपर एकेडमी ज्वाइन की थी जहाँ पे मैंने स्विमिंग सीखी थी। फिर उसके बाद मैंने ओपन वाटर स्विम, जो कि सी स्विम या ओशन स्विम होता है, मैंने वो स्टार्ट की थी। उसके लिए भी मेरे फ्रेंड्स वगैरह थे जो कि मुझे इसमें मेरी हेल्प करते थे। तो फिर उसके बाद एक छोटी रेस ही मैंने वो ज्वाइन की। और फिर मेरे कोचेस मिले मुझे, जिन्होंने मुझे मेरे लिए प्रॉपर पूरा प्लान बनाना शुरू किया स्विमिंग, साइकिलिंग और रनिंग का। इसकी काफ़ी लंबी ट्रेनिंग थी, 7-8 महीने थे जिसमें ये पूरी इसकी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी। तो इस 3 डिफरेंट स्पोर्ट्स करना बहुत मुश्किल था, और स्पेशली जब एक दिन में 2-2 ट्रेनिंग्स करनी होती थी। एक दिन में स्विमिंग और साइकिलिंग करनी है, एक दिन में रनिंग और साइकिलिंग और स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। लेकिन बस जब एक दफ़ा माइंड बना लिया हुआ था तो फिर था कि बस करनी है तो अब करनी है। राइट। तो आपने 2021 में तैराकी सीखी और 2 साल बाद तुर्की में आलमी मुकाबले में भी हिस्सा लिया। कितनी सख्त ट्रेनिंग की थी आपने? जो स्विमिंग की ट्रेनिंग थी वो काफ़ी सख्त थी, क्योंकि मुझे स्विमिंग बिल्कुल आती नहीं थी। तो जब शुरू की थी तो डीप वाटर स्विम, तो उससे तो सभी को डर लगता है कि डीप पूल में जाना, उससे डर तो सबको लगता है। तो उसमें मुझे काफ़ी थोड़ी शुरू में मुश्किल हुई थी, डर भी लगता था। मैं सिर्फ जो शैलो वाटर होता है उसमें रहती थी, ज़्यादा डीप पानी में जाती नहीं थी। लेकिन फिर जब कोचेस थे और बस हिम्मत थी, डर को किसी तरह ख़त्म करना था। एक बार बहुत मुश्किल से एक छोटी सी एक रेस थी, मैं उसमें DNF हो गई थी, जिसका मतलब था कि मैं आधी स्विमिंग में जाके वापस आ गई थी, क्योंकि जब मेरे पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे थे। लेकिन फिर जब ट्रेनिंग शुरू की थी इसकी, तो हर रोज़ हफ्ते में 3 बार मुझे स्विमिंग करनी होती थी। पूरे एक प्लान के साथ की थी, जिसमें आहिस्ता आहिस्ता डीप वाटर की तरफ गए थे लोग। साथ में जो सिक्योरिटी गार्ड या जो लाइफ गार्ड होते हैं वो भी देख रहे होते थे। अपने साथ कुछ ना कुछ बांधा होता था कि अगर पैनिक करो तो कोई ना कोई आपको देख रहा है। मगर उस नौबत तक तो खैर अल्लाह का शुक्र है नहीं पहुंची थी। लेकिन बस आई थिंक इट वाज ऑल इन माय माइंड दैट आई हैव टू डू इट, एंड आई डिड। बहुत ही खौफनाक है जब आप सोचते हैं कि आप डीप वाटर में तैराकी कर रहे हैं और जो वेव्स होती हैं वो आपको काफ़ी धकेल देती हैं पीछे, जिसके लिए आपको ज़्यादा एफर्ट लगानी पड़ती है। तो ये बताइएगा, पाकिस्तानी ख़वातीन को आप क्या पैगाम देंगी और क्या आपका इस खेल में कोचिंग करने का भी इरादा है या कर रही हैं इस वक्त? इस खेल में मेरा कोचिंग का इरादा है, लेकिन उसके लिए अभी मैं एक सर्टिफिकेशन कर रही हूँ, जिसमें अभी मुझे थोड़ा टाइम लगेगा। और उस कोचिंग सर्टिफिकेशन के लिए मैं पाकिस्तान की जो ट्रायथलॉन एसोसिएशन है उसके रिप्लाई का भी वेट कर रही हूँ। इट्स बीन आई थिंक 4 महीने हो गए मुझे उन्हें ईमेल किए हुए, तो जब तक वो उस ईमेल में मुझे अप्रूव नहीं करेंगे तब तक आई कैन नॉट गो अहेड विद द कोचिंग सर्टिफिकेशन। तो एक दफ़ा सर्टिफिकेशन ख़त्म होगी फिर इंशाल्लाह आई विल स्टार्ट इट। मेरा प्लान भी है कि पाकिस्तान में एक ट्रायथलॉन एकेडमी हो। और लड़कियों के लिए जो मैसेज होगा वो ये है कि अगर आपने एक चीज़ दफ़ा सोची है कि आपको करनी है, नो मैटर व्हाट हैपेंस, मुश्किलात आएंगी, लोग आपको बोलेंगे कि आप ये नहीं कर सकते, मुश्किल है। मुश्किल कुछ भी नहीं होता, मुश्किल शुरू में होता है, मेहनत तो चाहिए होती है। अब हर काम आसानी से तो अगर करने वाला हो तो वो तो फिर हर कोई करेगा। तो इफ़ यू हैव डिटर्मिनेशन एंड इफ़ यू वांट टू डू समथिंग, मुश्किलात आएंगी, जस्ट फेस इट, टॉक टू योर फैमिली, टॉक टू योर पेरेंट्स, हुएवर इट इज़, and go ahead and work hard for it. It's tough but you will do it. अगर एक दफा determination, discipline आप लेके आएंगी, सारी excuses को बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। तो बस आखिर में ये बता दीजिएगा कि मुस्तकबिल में कौन से इवेंट में आप हिस्सा लेने का इरादा रखते हैं और कौन सा टाइटल जीतने का ख्वाब देखते हैं? मेरा मुस्तकबिल में एक तो फुल आयरनमैन करने का प्लान है इंशाल्लाह। लॉन्ग डिस्टेंस एक्सट्रीम ट्रायथलॉन करने का भी मेरा इरादा है। अब वो जब
होगा, ट्रेनिंग होगी, तब वो मैं देखूंगी। उसके अलावा मेरा अल्ट्रा रनिंग का भी, ट्रेल रनिंग का प्लान है, जो कि एक दफ़ा जब मेरा फुल आयरन मैन हो जाएगा इंशाल्लाह, उसके बाद में सोचेंगे उस तरफ। राइट, थैंक यू वेरी मच सना हमसे बात करने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट, आपकी ना सिर्फ कोचिंग के लिए बल्कि आगे जो आप इरादा रखती हैं टाइटल्स जीतने के लिए, उसके लिए भी। जनाब, हमने आपकी आयरन वुमन से मुलाकात करवाई और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसी बहुत सी वुमेन इनको देखकर, इनको फॉलो करके ऐसे इवेंट्स में हिस्सा लेंगी और पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। कराची की बात करते हैं। कोरंगी में खुदाई के दौरान ज़ेरे ज़मीन गैस के अखराज से लगने वाली आग का मामला कई रोज़ बाद भी हल नहीं हो सका है और जुमे और हफ्ते की दरमियानी शब लगने वाली पुरअसरार आग की शिद्दत कम नहीं हो सकी है, जिसके मुतालिक हम जानेंगे नुमाइंदा कराची काशिफ हुसैन से। काशिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत देर से वहाँ पर मौजूद हैं हमें अपडेट करने के लिए। तो ये बताइएगा कि अब तक क्या वजूहात मालूम नहीं हो सकी कि आग क्यों लगी है और क्यों फैलती जा रही है? जी बिल्कुल, अब ये मौमा नहीं रहा। एक्सप्रेस न्यूज़ ने ही ईद की तातीलात के अंदर मुकम्मल जामे तहकीक की है और इस आग के लगने के साइंसी वजूहात और हक़ाइक़ कल से एक्सप्रेस न्यूज़ की जो स्क्रीन है उसके ऊपर पैकेज और मालूमाती खबरों की शक्ल में लोगों को बताए जा रहे हैं। बेसिकली ये जो जगह है ये समंदर के करीब है। इंडस डेल्टा का वो इलाका जहाँ बहुत सारे ब्लॉक्स मौजूद हैं, ज़मीन के ऊपर भी, समंदर में भी, और जहाँ पिछले कुछ 2 से 3 साल पहले समंदर में तेलो गैस की तलाश के लिए जो सरगर्मियां की गई थी वो भी इंडस डेल्टा का ही हिस्सा है। जो साइंसी तहकीक हमारे सामने आई है कल, खासतौर पर जो माहिर अर्जियात कराची यूनिवर्सिटी के शोबा जियोलॉजी से हमारी बात हुई, वहाँ के मुहक्किकीन से बात हुई, तो पता चला कि हाल ही में 2020 में चाइनीज़ माहिरीन ने तहकीक की है इसी डेल्टा के ऊपर, जहाँ मैं इस वक्त खड़ा हूँ, कोरंगी क्रीक का इलाका मेरे कदमों के नीचे। यहाँ पर उस साइंसी तहकीक 56 साल का डेटा, असल में ये डेटा वो है जो इसी डेल्टा के इर्द गिर्द ज़मीन में और समंदर के अंदर कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कोरंगी क्रीक, इससे करीब दूसरी खाड़ियाँ क्रीक्स मौजूद है, वहाँ पर भी ड्रिलिंग की गई। 56 साल का डेटा, उस डेटा को कंपाइल करके चीनी माहिरीन ने इस बात की निशानदेही की है कि कोरंगी क्रीक समेत इस साहिली पट्टी के अंदर न सिर्फ गैस बल्कि मीठे पानी और कोयले के भी वसी ज़खायर मौजूद होने के कवी इम्कानात हैं। साइंसी शवाहिद सामने आए हैं, हमारे पास ग्राफ्स मौजूद हैं, हमने खुद वो डेटा, उसका कंपाइलेशन देखी है, जिसका ये कहना है कि इस ज़मीन के नीचे तकरीबन 50 मिलियन साल पुरानी, यानी कि 2 करोड़ 50 साल पुरानी जो तहदार चट्टानें मौजूद हैं। ये वो ज़माना था जबकि ज़मीन की सतह के ऊपर बड़ी तब्दीलियां हो रही थी और हिमालय के पहाड़ भी उसी वक्त वजूद में आए थे। तो ये वो तब्दीलियां हैं, अर्जाती तब्दीलियां, जिसके पीछे अल्लाह ताला ने, कुदरत ने पाकिस्तान के लिए बेजबहा ख़जाने और नेमतें पोशीदा करके छुपा के रखी थी। मुख्तलिफ औकात में यहाँ पर ड्रिलिंग हुई लेकिन वो नाकाम हो चुकी, क्योंकि स्ट्रक्चरल ट्रैप्स, ये वो चट्टानें होती हैं जो गैस के जखीरों को ऊपर उठने से रोकती हैं। वो ट्रैप्स हमें या तेल तलाश करने वाली कंपनियों को नहीं मिल सके, लेकिन ये कुदरत की तरफ से एक इशारा है कि जो पानी की बोरिंग के लिए यहाँ पर एक बोरिंग की जा रही थी, 1200 फीट नीचे जाकर जब वो बोरिंग हुई तो उसने उस स्ट्रक्चरल ट्रैप के ऊपर जो फॉल्ट्स थे या जो क्रैक्स थे, जिसे हम दरारें कह सकते हैं, उसको जाके उसने हिट किया और वहाँ से ये मीथेन गैस का एक जखीरा जो है वो 7 रोज से यहाँ पर उबल रहा है और इस मीथेन गैस से मुसलसल आग हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच, आपने अपडेट किया। और आप देख रहे हैं कि कभी इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे रिसर्च कर रहे हैं कि यहाँ पर गैस के ज़ख़ीरे मौजूद हैं, कोयले की कान भी हो सकती है और मुख्तलिफ ज़ख़ायर यहाँ पर मौजूद हो सकते हैं, जिसके मुताल्लिक़ काशिफ ने हमें बताया। और उम्मीद तो यही करते हैं कि अगर यहाँ से कोई कान निकल आती है, अगर यहाँ से कोई ज़ख़ीरा निकल आता है तो कौमी फ़ायदा ही होगा। हम ब्रेक के बाद हाज़िर होंगे। वेलकम बैक। टॉप ऑफ द आवर आपको बताएं कि अभी प्रोग्राम में बहुत कुछ है। हम आपकी गुलकार से भी मुलाकात करवाएंगे, टैलेंट से भी मिलवाएंगे और इसके साथ साथ नाजिया हसन की आज चूँकि सालगिरह है तो वो भी हम मनाएंगे। लेकिन इससे पहले सेगमेंट निकले तेरी तलाश की बात करते हैं। आज बात हो रही है मुस्तनसर हुसैन तारड़ के नए सफ़रनामे पेरिस में एक दिन पर, तो उनकी क्या गुफ्तगू है आपको दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं निकले तेरी तलाश में। मुस्तनसर हुसैन तारड़ साहब की एक नई किताब आई है, पेरिस में एक दिन। उस हवाले से बात करनी है। तारड़ साहब हमारे मेहमान हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब। आपकी जो किताब है, जो पहली किताब जिसने आपको बहसियत राइटर इस्टेब्लिश किया, मुतारिफ़ किया, वो यकीनन प्यार का पहला शहर, जिसने बहुत ही मकबूलियत भी हासिल की फ़िक्शन में। और प्यार का पहला शहर जो है उसमें पास्कल का जो किरदार है वो अमर हुआ।
पेरिस का उसमें बहुत ही खूबसूरत जिक्र मिलता है। अब ये जो है पेरिस में एक दिन, सबसे पहले तो मेरा सवाल ये है कि क्या एक दिन किसी शहर में गुजारने से उस पर सफ़रनामा लिखा जा सकता है? और दूसरा ये कि ऐसी ज़रूरत क्या पेश आई कि आपने दोबारा से, क्या उन्हीं जगहों पे आप गए जहाँ पे उस वक्त आप गए थे, और दोबारा से कोई नॉस्टैल्जिया का मामला था, या कोई नई जगहों पे गए? और इस किताब में कोई नई जगहों का जिक्र है, तो इसमें थोड़ा सा बताइएगा आपका ये जो नया सफ़रनामा आया है पेरिस में एक दिन। मुनीर नियाज़ी ने कहा था कि एक दिन रहें बसंत में, एक दिन जिएं बहार में, एक दिन फिरें बेअंत में, एक दिन चलें खुमार में, 2 दिन रुकें घरस में, एक दिन किसी दयार में। वाह वाह। तो पेरिस में भी एक दिन पेरिस में। क्यों हुआ? कुछ यूँ कि मैं अपने बेटे के पास था, हॉलैंड में, सलजूक के पास। मेरा जी चाहता था कि पेरिस करीब ही था, लेकिन वो रिस्क नहीं ले रहा था कि जी आप थक जाएंगे या वहाँ पे किस तरह अरेंज करेंगे। बहरतौर हम पेरिस गए, एक शाम और एक दिन ठहरे, और बहुत दिन मैं सोचता रहा कि क्या इसके बारे में कुछ लिखा जा सकता है। सही। तो एक तो मुनीर की ये नज़्म आई मेरे जहन में, एक यूलिसिस नावल आया, वो सिर्फ एक दिन का है, डबलिन का, इतना ज़ख़ीम और कहा जाता है सदी का सबसे बड़ा नावल है। इसी तरह सोल्जेनिसन का एक नावल है, वन डे इन द लाइफ ऑफ आइवन स्विच। तो मैंने कहा एक दिन के बारे में नावल तो लिखा जा सकता है, लेकिन क्या सफ़रनामा लिखा जा सकता है? सिलसिला ये कि ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ फीलिंग्स की किताब है। आप यूँ जाने कि ऑलमोस्ट 68 ईयर्स बैक, 70 कह लें, मैं पेरिस में था पहली मरतबा, और ऑब्वियसली एक टीनेजर के तौर पे कच्चे ज़हन का था। बेवकूफ़ी तो होती है जवानी में, और जवानी का खुमार ऐसा होता है कि हर मंज़र, हर पेंटिंग, हर चेहरा इस तरह लगता है कि नीले रंग में धुला हुआ एक अलहदा ही जहान का बासी लगता है। और एक दिन जो वो खुमार है वो जवानी का खुमार होता है। तो उसमें मैंने पेरिस देखा, और उसमें ज़ाहिर है कि पास्कल के हवाले भी हैं। अब 68 ईयर्स के बाद अगर वही शख्स, अब वो बूढ़ा हो चुका है, ऑलमोस्ट 85, 84, और उसके तमाम जितने भी हैं बदन के हिस्से, वो सब ज़वाल पज़ीर हैं। कोई खुमार नहीं है, कोई बुखार नहीं है, कच्चापन भी नहीं है। अब वो कायापन आ चुका है तजर्बे के साथ, खराटपन आ चुका है। तो बुनियादी तौर पे ये कह लीजिए कि कंपैरिजन है उस कच्चे से नौजवान का और इस बूढ़े का जो आखिरी मंजिलों पे है, ये एहसासात के हवाले से। दूसरी बात ये कि मैं नहीं चाहता था कि मैं अपने नॉस्टैल्जिया का बोझ उठा के वहाँ पे जाऊँ। यानी मैं ये भी लिख सकता था ना कि भाई पेरिस में जहाँ जाता हूँ, यहाँ पास्कल थी, यहाँ मैं ये था, आईफल टावर वगैरह वगैरह। आई डिडंट वांट दैट। उसकी वजह ये कि उस वक्त भी एक बहुत दिलकश चेहरा मेरे साथ था। इस बार एक और दिलकश चेहरा था, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा दिलकश, वो मेरी पोती थी मिशाल। वाह वाह वाह। तो अब देखना ये था कि हाउ डू यू फील, कि पेरिस कैसा महसूस होता है जब आप अपनी पोती के साथ सैर करते हैं। और उसमें कहीं कहीं जिस तरह वो दुपट्टे में मुकेश नहीं टांगते, इसी तरह पास्कल की यादें भी कहीं कहीं टांकी जाती हैं, लेकिन उनको मैंने डोमिनेट नहीं होने दिया। तो बुनियादी वजह तो ये थी, इसलिए मैं ये किताब लिखना चाहता था। और बहुत सारी नई चीज़ें भी मैंने देखी, और उनमें एक मसलन शेक्सपियर एंड कंपनी,
सुमैर ने मुझे बताया। शेक्सपियर कंपनी एंड कंपनी कुछ 100 साल पहले, मैं तारीफ में नहीं जाता, एक अमेरिकन खातून ने कायम की थी, सिर्फ इसलिए कि लोगों को फ्रेंच लोगों को अमेरिकन लिटरेचर से रूशनास करवाया जाए, क्योंकि फ्रांसीसी किसी और नेशन के किसी भी राइटर को मानते नहीं, वो कहते हम ही हम हैं जी। तो शेक्सपियर एंड कंपनी का बहुत बड़ा सरमाया ये था कि उन्होंने यूलिसिस छापा था पहली मरतबा, जबकि कोई भी नहीं छापता था, जेम्स जॉयस का नाम हो। उसके बाद हेमिंगवे वहाँ पे आया करता था, येट्स आया करता था, और भी मेरे एक दो फेवरेट जो ऑथर थे उन ज़मानों में। तब ये कह लें कि इज्तिमा होता था लोगों का, मुसव्विरों का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में कुछ अरसे के लिए बंद हो गई, अब वो फिर खुल गई। अब वो ऑलमोस्ट एक म्यूज़ियम है, यानी वहाँ पे कतारें लगी होती हैं देखने के लिए, और गार्ड हैं, और वो हर एक को कहते हैं कि आपने जल्दी बाहर निकलना। तो मैं अपनी पोती के साथ खड़ा हो गया, हम अंदर गए। इट्स ए फैसिनेटिंग प्लेस। मसलन वो अभी ये है कि जो नए लिखने वाले हैं, अगर कोई उनके पास कोई ठिकाना नहीं है, तो आप शेक्सपियर एंड कंपनी चले जाएं, वहाँ पे आप सो जाएं नीचे गद्दा वद्दा बिछा के रात को। खुराक के लिए आपको एग्जैक्ट थोड़ी सी रकम मिल जाएगी, बाकी और आपको कुछ नहीं मिलेगा। किताबें भी पढ़ें, झाड़ पोंछ भी करें, बाहर में सफाई भी करें। एक बिल्ली भी है, सुना है एक उल्लू भी हुआ करता था। एक पियानो पड़ा हुआ है, अगर किसी का जी चाहता पियानो बजाए। एक रिकॉर्ड प्लेयर पड़ा हुआ है, और दीवार पे उन लोगों की तस्वीरें हैं जो शेक्सपियर एंड कंपनी आए, और वो एक इंसाइक्लोपीडिया है सेलिब्रिटीज़ का। उसकी तफसील में मैं नहीं जा सकता, यानी हर फील्ड से, फिल्म से भी और लिटरेचर से भी और रक्स से भी और मौसीकी से भी। वहाँ पे हुआ ये कि मैं प्यार का पहला शहर का एक एडिशन साथ लेके गया था, और बुनियादी ख्वाहिश ये थी कि इसको मैं लूप लेके जाऊंगा, क्योंकि अब आज वीनस जो है, वीनस डी मेरो, उसका मुजस्मा वहाँ है। तो ऐसे ही एक जज्बाती से ट्रिब्यूट के उसके कदमों में रख दूंगा कि बीबी ये नावल मैंने लिखा, अगरचे आई एम नॉट वेरी प्राउड ऑफ इट, कच्चा सा नावल है, लेकिन इसने बहुत एक कह लीजिए कि भाई 90 एडिशन छप चुके हैं इसकी। मेरी रोज़ी रोज़गार का भी सबब है, मेरी नेक नामी कह रहे बदनामी का भी सबब है, तो सारा कुछ तुम्हारी वजह से हो। तो अनफॉर्चुनेटली वो अंदर ले जाने नहीं देते थे किसी भी चीज़ को, सिक्योरिटी करेगी। वो मेरे पास था, तो मुझे यूँ ही ख्याल आया, तो मैं वो जो डेस्क वाला था बंदा उसके पास गया, तो मैंने उस तारफ़ करवाया उसको, क्या पता कौन है। वैसे उसने फ़ौरन देख लिया, उसमें निकाल के मेरा नाम वहाँ। तो मैंने कहा मैं पाकिस्तानी ऑथर हूँ और मैंने ये नावल लिखा था, इतने साल पहले आया था, तो मेरी ख्वाहिश है कि ये आपके शेल्फ में कहीं रखा जाए। वो मेरी तवक्कुआत से बहुत बढ़ के मतलब एक्साइटेड हो गया। एक तो आप वहाँ पे किसी को कह दें कि आप राइटर हैं, तो वो नहीं पूछते कि आप किस किस्म के राइटर हैं, दे स्टार्ट रिस्पेक्टिंग यू। अच्छा, उसके बाद वो टाइटल पे सईद अख्तर का टाइटल था, आईफिल टावर भी बना हुआ, वो बाकायदा उसने एक छोटी सी सेरेमनी की, हैंडिंग ओवर की, और उसके बाद वहाँ पे वो रखा गया। तस्वीरें भी हैं मेरी। इसमें जो क्लासिक हुआ वो ये कि मैं जब गया हूँ, बाहर निकलने लगा हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पे क्योंकि सोवनियर मिलते हैं ना शेक्सपियर एंड कंपनी को, थैले चले 10-12 यूरो को। तो मेरी पोती वहाँ खड़ी हुई है, खासी लंबी लाइन थी, 10-12 लोग थे वो ख़रीदने के लिए। तो मैंने उसको आवाज़ दी, तो वो कहने लगी कि दादा आई एम कमिंग, आई एम गोइंग टू बाय दिस सोवनियर बैग एंड कैन यू वेट आउटसाइड। मैं कहा ओके बेटे। तो वो मैनेजर या जो भी डेस्क पे था, उसने कहा कि सर इज दिस यंग लेडी रिलेटेड टू यू? Yes, she's my grandkid and she's the only grandkid I have. तो उसने उससे मुखातिब होके कहा कि young lady, you are the granddaughter of a great writer. Hence, you deserve a free bag from the Shakespeare and Company. और उसको एक बैग मुफ्त उन्होंने दे दिया।
अब मैंने उसको करेक्ट नहीं किया कि उसने ग्रेट कहा मुझे पता है मैं कितना ग्रेट हूँ नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो झूठ अच्छा लगा थोड़ा सा, क्योंकि जिस झूठ से आपकी पोती खुश हो जाए मेरा ख्याल है कि ऐसा झूठ बोलना जायज़। इसी तरह कैफे डी फ्लोर था, वहाँ भी यहाँ पर साथ यहाँ बैठते थे, कामियों यहाँ बैठते थे, पूरा पेरिस देखा, लूव भी देखा और सेक्रे घर भी गए, तो थका दिया उसने, उस सफ़र ने। तब तो मुझे याद नहीं कि मुझे थकन हुई थी, लेकिन वही जो मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि मेरा वो एक कह लें स्टांस जो है कि उन शहरों में नहीं जाना चाहिए जिन शहरों ने आपसे मोहब्बत की हो या जिन शहरों में आपने मोहब्बत की हो। मेरा ख्याल जाना चाहिए, लेकिन यादों का बोझ जो है वो साथ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि अब वो नए शहर हो चुके होंगे। बहुत शुक्रिया तार साहब। नाजरीन, पेरिस में एक दिन ये किताब ज़रूर पढ़िएगा, बहुत ही कमाल सफ़रनामा है, ये ज़रूर पढ़िएगा। और अगले हफ्ते निकले तेरी तलाश में इसी सेगमेंट में मुलाकात होगी, मुस्तनसर हुसैन तार साहब होंगे, हम एक और सवाल पूछेंगे, दिलचस्प सवाल पूछेंगे और उनसे जवाब जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अगले हफ्ते तक देखते रहिए निकले तेरी तलाश में। वेलकम बैक। अब वक्त है मुलाकात करने का हमारे टैलेंट से। आपकी मुलाकात करवाते हैं पाकिस्तानी नौजवान टेनिस प्लेयर मिकाइल अली बेग से, जिन्होंने श्रीलंका में कामयाबी हासिल कर ली है। नौजवान टेनिस स्टार मिकाइल अली बेग ने श्रीलंका में ITFJ 30 टूर्नामेंट में डबल्स टाइटल जीत लिया है और उन्होंने स्पेनिश पार्टनर के साथ इवेंट में शिराकत की और डबल्स का टाइटल अपने नाम किया। मिकाइल और ऑस्कर की जोड़ी ने तैमूर गोरदेव और बोगदान गाजिलियो की जोड़ी को शिकस्त दी है और पाक स्पेनिश जोड़ी की कामयाबी का स्कोर 6-3, 6-4 रहा। इस पर बात करने के लिए मिकाइल मौजूद है। मिकाइल, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। ये बताइएगा कि आप अंडर 15 की ITF रैंकिंग में पहली पोजीशन पर हैं, इस कामयाबी के पीछे कितनी मेहनत है? Thank you for having me on your show. Yes, I'm #1 ranked 18 and under tennis player in Pakistan, even though I'm only 15. Actually, my dad always says that it is better to have discipline than just to work hard or to be motivated. That's why I'm always at practice early and I'm always last one to leave. And no matter if I win or lose, my training schedule always stays the same. डेफिनेटली डिसिप्लिन इज द की। मलेशिया में जो जूनियर डेविस कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी आपने की, उसको नुमाइंदगी करने से आपको कैसा लगा, कैसा तजर्बा रहा मलेशिया में खेलकर? If you remember in our last interview, I told you that my goal is to represent Pakistan in the Junior Davis Cup and to win the championship. So since then, I've been working so hard, competing in many international tournaments to help my international ranking, which will help the Pakistan team be a high seed. And not only I wanted to represent Pakistan in the tournament, but I also wanted to win the championship. राइट, तो ये बताएं श्रीलंका में होने वाली जो चैंपियनशिप में आपका खेल कैसा रहा, इस हवाले से भी कुछ बताइएगा। जी हाँ, श्रीलंका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, but it was very difficult. Just hours after my Junior Davis Cup finals in Malaysia, I had to take a flight straight from Malaysia to Sri Lanka. I had no time to prepare from hard courts to clay courts, but mashallah, in week 1, I made it to the finals, silver medal in singles, and to the semi-finals in doubles. And in week 2, I again reached the finals in singles and was the champion in doubles. And I'm very happy with my performance and the experience was amazing. We are happy as well. आपकी पहली बड़ी कामयाबी के मुतालिक हमें बताइएगा, वो कौन सी थी जिसने मजीद मेहनत करने की तरगीब दी, और सबसे यादगार परफॉर्मेंस के हवाले से भी बताएं। Actually, my parents have always told me to work hard and to stay disciplined. I don't know any other way. So anytime I represent Pakistan in other countries like USA, Malaysia, Argentina, Japan, Sri Lanka, where I am right now,
they're all memorable for me. And obviously last week or 2 weeks ago in Malaysia, the Junior Davis Cup was one of my most memorable moments. And these last 2 weeks in Sri Lanka were very memorable. But one of my favorite ones is 2 years ago in Japan. I won back-to-back 14 under, then 16 under tournaments while I was only 13 years old. गुड टू नो दैट। तालीम और टेनिस, इसको एक साथ कैसे मैनेज करते हैं, और क्या घर वाले पढ़ाई पर तवज्जो देने के लिए भी आपको डांटते हैं? My mother always manages my schedule to make sure that I am always balancing my sports and school. If you are disciplined, you can accomplish a lot. I don't like to waste time, but yes, kabhi daant par jati hai, but I don't mind. I'd rather have a mother who is tough than one who is carefree. Right. So how do you take care of your diet, fitness and training altogether? My daily routine is I always go to the gym, do tennis training, I stretch, write in my journal, I do breathing exercises, and for my diet it's very simple. I don't eat any sugar, only natural sugar like fruit. तो जनाब, अब मुस्तकबिल में आपके प्लान्स क्या हैं? टेनिस के किस खिलाड़ी से मुकाबला जीतने का इरादा है और कौन सा टाइटल जीतने का ख्वाब देखते हैं? My short-term goal is to be in the men's Davis Cup team, but my long-term goal is I want to represent Pakistan in multiple Olympic sports, tennis, paddle, and pickleball. But for me to achieve these goals, I need sponsors. My dream is to play a practice match with Novak Djokovic and to win a medal in the Olympics for Pakistan. Great, Mikhail, you have big goals और we wish you all the best. आपके तमाम तर गोल्स आप इंशाल्लाह अचीव करेंगे। जहाँ पर भी आपने अपनी आई सेट कर ली है उसको अचीव करेंगे, और अभी भी आपने हमारा सर फख्र से बुलंदी किया है। बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए। हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। जनाब, अब जिससे मुलाकात हम आपकी करवाने जा रहे हैं वो सीनियर सियासतदान मोहम्मद रज़ा हयात हिराज के साहबजादे हैं। मूसा हिराज की बात कर रहे हैं, जो ऑक्सफोर्ड यूनियन के सदर मुंतखब हो गए हैं। पाकिस्तानी नौजवान मूसा हिराज इस ओहदे पर मुंतखब होने वाले चौथे पाकिस्तानी हैं, तो कांग्रेचुलेशन। सख्त मुकाबले के बाद मूसा हिराज ने तकरीबन 833 वोट हासिल किए हैं, और कामयाबी के बाद मूसा हिराज ने कहा है कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी यूनियन का सदर बनना मेरे लिए एजाज़ की बात है, और इस कामयाबी पर अल्लाह ताला का शुक्रगुजार हूँ। और इस हवाले से आपको ये याद रहे कि मूसा हिराज से कबल साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो, अहमद नवाज और इशराक खान भी इस बावकार ओहदे के लिए मुंतखब हुए थे। मजीद मूसा हिराज से ही बातें कि वो कैसा महसूस कर रहे हैं। मूसा, थैंक यू वेरी मच हमें ज्वाइन करने के लिए आज प्रोग्राम में। सबसे पहले तो ये बताइएगा, ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनना कितना बड़ा एजाज़ है आपके लिए, और कितने पुरजोश हैं आपको इसको लेकर? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे एक्सप्रेस न्यूज़ पे इनवाइट किया। बहुत बड़ा एजाज़ है, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है। मेरे वालिदैन की दुआ थी और बहुत मेहनत थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन का जो प्रेसिडेंसी है वो दुनिया की सबसे प्रेस्टिजियस डिबेटिंग सोसाइटी, तो उसकी प्रेसिडेंसी बहुत मुश्किल मुकाबला था, और पूरी मेहनत से किया और अल्लाह ताला ने उसका अजर दिया। राइट, तो आपके वोटों की तादाद तो गैर मामूली थी। ऑक्सफोर्ड यूनियन का सदर बनने में सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या दरपेश था, और आपकी कामयाबी की सबसे बड़ी वजह क्या है आपके नज़दीक? देखिए, यूनियन का जो प्रेसिडेंट बनना है वो बहुत मुश्किल चैलेंज होता है। आप अपनी स्टडीज़ के साथ साथ ऑक्सफोर्ड में आप हर जो भी लड़े होता है इलेक्शन, आप उसके साथ साथ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट भी होते हो, आपने अपनी एकेडमिक्स, अपनी क्लासेस वो भी साथ बैलेंस करनी होती हैं। और इसकी प्रेसिडेंसी इतनी मुश्किल है कि बोरिस जॉनसन जो इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने कहा था कि उनके लिए ज़्यादा आसान था ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनना कि यूनियन का प्रेसिडेंट बनना, क्योंकि वो अपनी पहली अटेम्प्ट पे हार गए थे और सेकेंड टाइम पे इलेक्ट हुए थे। इसी तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा भी अपनी पहली अटेम्प्ट पे इलेक्शन हार गई थी और गालिबन दूसरी या तीसरी दफ़ा जीती थी। तो बहुत मुश्किल इलेक्शन होता है, क्योंकि आपके पास दुनिया की जो क्रीम है ऑक्सफोर्ड में वो सारे आते हैं, और उसके बीच में आपका मुकाबला होता है, और काफ़ी महीनों की मेहनत थी। ये एक फुल फ्लैज नेशनल इलेक्शन टाइप चीज़ है, क्योंकि आपकी टीम बनती है, आपकी हर इलेक्शन में पार्टीज बनती हैं। तो 2 पार्टियां थी, एक मेरी थी, एक मेरे मुकाबले वाले की थी,
और उसमें मेहनत होती है, आप कैंपेन करते हो। और इलेक्शन में मुझे जो वोट मिले वो पिछले कुछ सालों में सबसे हाईएस्ट वोट मिले सदर के। मुझे मेरे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है और उसमें मेरे दोस्तों की मेहनत है। हमने बहुत उसमें कोशिश की। चैलेंजेस काफ़ी फेस हुए। जो मेन चैलेंजेस फेस हुए कि मैंने देखा कि कुछ जो हमारे मुकाबले में लोग थे वो इंग्लैंड के हैं, यहीं की रिहाइश उनकी है, यहीं की उनकी पैदाइश है, उनकी फैमिलीज यहाँ की हैं। तो कुछ मैंने देखा कि इंग्लैंड में कुछ ऑक्सफोर्ड में लोगों में एक सेंटिमेंट था कि जो ऑक्सफोर्ड यूनियन है वो एक ब्रिटिश इदारा है और ब्रिटिश इदारे के तहत एक उनका बहुत जो कहते हैं उनकी वन ऑफ द क्राउन जूल्स कि उनके सबसे जो प्राइज्ड इदारे हैं उनमें से एक है। तो कुछ लोगों के लिए बहुत मुश्किल थी बात हजम करना कि एक पाकिस्तानी जो कि स्टूडेंट वीज़ा पे है वो आ रहा है उनके ब्रिटिश इदारे पे, उनके क्राउन जूल पे, उनसे लड़ रहा है और मुकाबले में उनसे भारी अक्सरियत से जीत रहा है। वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। ये बताएं कि कौन सी डिग्री कर रहे हैं और मुस्तकबिल में किस फील्ड में जाने का आप इरादा रखते हैं? मैं ऑक्सफोर्ड में पढ़ रहा हूँ एमफिल इकोनॉमिक्स में। मेरी अंडर ग्रेजुएट भी LSE और हार्वर्ड से इकोनॉमिक्स में थी और मैं इकोनॉमिक्स में पढ़ रहा हूँ और मैं फोकस कर रहा हूँ अपना इंटरनेशनल और मैक्रो इकोनॉमिक्स में। और इंशाल्लाह फिलहाल जो प्लान है कि मेरी प्रेसिडेंसी जो है उसके थ्रू मैं जो अच्छा काम कर सकूँ। एक मेरा बहुत होप है कि अपनी ऑक्सफोर्ड यूनियन जो है वो दुनिया में जो डिबेट होती है, जो डिस्कोर्स होती है, उसको शेप करता है। हम भी बहुत पुरुमीद है कि आप बेहतरीन परफॉर्मेंस अपनी देंगे बहैसियत एक सदर। तो ये बताइएगा कि ऑक्सफोर्ड की तालीमी और सकाफती माहौल में सबसे मुतासरकुन पहलू आपको कौन सा लगता है? सबसे ज़्यादा जो ऑक्सफोर्ड की सकाफत में, ऑक्सफोर्ड का जो माहौल है उसमें जो सबसे इंस्पायरिंग चीज़ है वो ये है कि हर बंदे में उम्मीद है कि जो वो करना चाहें वो कर सकते हैं। और ये जो होप स्टूडेंट्स के अंदर है वो मैंने और किसी यूनिवर्सिटी में नहीं देखा। और वो भी इसलिए क्योंकि आप जब जाते हैं ऑक्सफोर्ड में आप अपने इर्द गिर्द देखते हैं हर कॉलेज में, हर हॉल में जो दीवारों पे पोर्ट्रेट्स लगी होती हैं वो किसी अजीम लीडर की होती हैं या किसी बड़ी शख्सियत की होती हैं। तो लोग देख सकते हैं कि यार आज से 40-50 साल पहले इन्हीं कॉलेज में जहाँ हम बैठ के खाना खा रहे हैं, जहाँ हम अपना काम कर रहे हैं, यहीं बहुत से हिस्ट्री के ग्रेट लीडर्स बैठे थे। वो एक जो होप मिलता है और उससे जो कॉन्फिडेंस आता है वो सबसे इन्फ्लुएंशियल चीज़ थी ऑक्सफोर्ड की। बेशक बेशक। तो आपके ख्याल में पाकिस्तान की तालीमी निज़ाम में क्या खामियां हैं कि हम मगरबी ममालिक जैसे स्कॉलर्स तैयार नहीं कर पा रहे हैं? देखिए, ये तो नहीं कि हम पाकिस्तान में स्कॉलर्स नहीं पैदा कर पा रहे हैं। पाकिस्तान के जो स्कॉलर्स हैं वो दुनिया में बहुत उनकी इन्फ्लुएंस है। हार्वर्ड में भी जब मैं वहाँ था, ऑक्सफोर्ड में भी जब मैं यहाँ हूँ, बहुत से ऐसे पाकिस्तानीज हैं जिन्होंने बहुत इंक्रेडिबल रिसर्च किया और काम किया। मोस्टली वो ये है कि पाकिस्तानी डियास्पोरा है, आपके ब्रिटिश पाकिस्तानीज हैं, अमेरिकन पाकिस्तानीज हैं। देखिए, पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं। मैं यहाँ ऑक्सफोर्ड में जो लोग देखता हूँ काफ़ी ज़्यादा बहुत अक्लमंद हैं और उनको बहुत अपॉर्चुनिटी मिली है। आपके मेरा खानेवाल से ताल्लुक़ है। खानेवाल में कुछ लोगों से बंदा बात करे तो उनकी जो जहानत है वो नज़र आती है और उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। तो पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, अनडाउटेडली। अच्छा, मुस्तकबिल में पाकिस्तान की सियासत में हिस्सा लेना चाहेंगे? अगर हिस्सा लेना चाहेंगे तो किन शोबों में बेहतरी लाना चाहेंगे? नहीं, ऑफ कोर्स है। आप मुझे ख़त्म करने दें तो मैं उस पर पहुँचूँ। देखिए, हमारा भरपूर लोगों में हिम्मत है, हौसला है, बहुत हमारी मेहनती कौम है। तालीमी निज़ाम में ऑब्वियसली बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ जो तालीमी निज़ाम आप कंपेयर किस तरह कर सकते हैं पाकिस्तान और यहाँ के तालीमी निज़ाम में सारों को मुफ्त की और बहुत अच्छी कॉम्प्रिहेंसिव एजुकेशन मिलती है 18 साल तक। उसके बाद यूनिवर्सिटीज़ में जो जाना चाहते हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए इन्होंने फ्री तो नहीं है पर उनके लिए लोन सिस्टम किया हुआ है कि उनको हुकूमत की तरफ से बहुत सस्ती किस्तों पर लोन मिलता है। और अगर वो आगे जाके अपनी उनकी सैलरीज ना हो, वो लोन ना पे कर सकें, तो वो उस पर ये भी कर सकते, ये भी है कि वो नहीं पे करना उनको। फिर बहुत पाकिस्तान में तो हमारा दो तरफा तालीमी निज़ाम है। आई थिंक पाकिस्तान में जो एलीट क्लास है
जो प्रिविलेज लोग हैं उनके लिए तालीमी निज़ाम काफ़ी अच्छा है। मैं लाहौर में पैदा हुआ, तो लाहौर में मैं स्कूल में भी गया, तो वहाँ लाहौर में तो स्कूलों की बहुत अच्छे स्कूल हैं। लेकिन जो कि बाकी 95% ऑफ पाकिस्तान है, उनको तो एक्सेस नहीं है अच्छी एजुकेशन का। आपके यूनिवर्सिटीज़ की एक्सेस नहीं है, अच्छे स्कूलों का एक्सेस नहीं है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, आप कंपेयर बिल्कुल नहीं कर सकते। और मेरे तो ख्याल में उसके बावजूद कि हमारे एजुकेशन सिस्टम, देखिए हमारे पास फ्री एजुकेशन नहीं है 18 तक, हमारे पास यूनिवर्सिटी जो हैं उसके सब्सिडाइज प्रोग्राम्स नहीं हैं जो काफ़ी वेस्टर्न कंट्रीज़ में है। उसके बावजूद द फैक्ट कि हमारे नौजवान, हमारे लोगों की इतनी रीच है, इतनी इन्फ्लुएंस है, उन्होंने हर शोबे में इतना हासिल किया है। आई थिंक दैट गोज टू शो कि पाकिस्तान में टैलेंट कितना भरपूर है। चले, अगर आप सियासत में हिस्सा लेते हैं तो जीतने के बाद क्या मंसूबे हैं, और जो पाकिस्तानी तलबा यूके तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं उनकी आसानी के लिए कोई इक़दाम आप उठाएंगे? जी इंशाल्लाह मेरा इरादा तो है सियासत में आने का। फ़िलहाल अभी पहले डिग्री हासिल करूं, अपनी यूनियन की प्रेसिडेंसी करूं। देखिए पाकिस्तान में बहुत मसाइल हैं, पर जो सबसे क्रक्स ऑफ द इशू है, जो सबसे बड़ा मसाइल है, जो कि जिसकी वजह से सारे बाकी मसाइल भी हैं, वो इदारे हैं। हमारे बहुत कमज़ोर हैं, और जब तक हम अपने इदारे मजबूत नहीं कर सकते तो वो किसी भी शोबे में, आपकी इकॉनमी हो, आपके डिफेंस सेक्टर हो, आपकी सिक्योरिटी हो, कोई भी आप इशू उठा के देख लें, जब तक आपके इंस्टीट्यूशंस एफिशिएंट और मेरिटोक्रेटिक नहीं होते तो आप किसी भी चीज़ में किसी भी इदारे में तरक्की नहीं कर सकेंगे। राइट। तो अब जो स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वहाँ पर, उनकी आसानी के लिए एक बार फिर मैं पूछना चाहूँगा, कोई इक़दाम उठाएंगे? जी मैं वही आपको पहले बता रहा था उसके बारे में कि इंशाल्लाह मेरा जो प्रोग्राम है कि यूनियन की प्रेसिडेंसी, उसके थ्रू मैं प्लेटफॉर्म करूं। उसमें दो हिस्से हैं। एक तो मैं अपनी प्लान है कि इंशाल्लाह प्रेसिडेंसी के थ्रू मैं ये लोगों को बुलाऊं, पाकिस्तानी एकेडमिक्स को, ऑथर्स को, पॉलिटिशियंस को, और बाकी इवन डेवलपिंग कंट्रीज जो ग्लोबल साउथ कहते हैं, उनसे लोगों को बुलाऊं और उनको यहाँ प्लेटफॉर्म करूं, ताकि यहाँ के लोगों को भी अंदाज़ा हो सके कि हमारे पास भी हल है, हमारे पास भी सॉल्यूशंस हैं, हमारे पास भी आइडियाज़ हैं, हमें उनको प्लेटफॉर्म करना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तानी तलबा का है, तो उसमें हमने मैं अभी प्रेसिडेंट इलेक्ट होने से पहले वाइस प्रेसिडेंट था ऑक्सफोर्ड यूनियन का, उसमें हमने एक ऑक्सफोर्ड पाकिस्तान प्रोग्राम है उनके साथ और गवर्नमेंट ऑफ सिंध के साथ हमने साइन किया था। 6 हमने स्कॉलरशिप्स उसमें इजाद की थी, और वो 6 स्कॉलरशिप्स उनके लिए हैं जो लोग मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से हैं। मैं इंशाल्लाह भरपूर कोशिश करूँगा कि मैं ये सिलसिला बरकरार रखूँ, और इसमें हम ऐसी प्रोग्राम्स लाएं कि जो पाकिस्तान में अंडर प्रिविलेज एरिया से लोग हैं, क्योंकि मार्जिनलाइज बैकग्राउंड से लोग हैं, उनको हम स्कॉलरशिप्स की एक्सेस दें ताकि वो भी ऑक्सफोर्ड जैसी जगह में पढ़ सकें। मैंने बहुत देखा है यहाँ ऑक्सफोर्ड में, पाकिस्तान से भी चंद, लेकिन बाकी ममालिक से लोग जो कि बाकी कंट्रीज लाइक इंडिया, आपके चाइना, ऐसे कंट्रीज में, ब्राज़ील, क्योंकि लोग वहाँ के बिल्कुल गांव देहात विलेजेस से उठ के आए हुए हैं ऑक्सफोर्ड में। जब वो ऑक्सफोर्ड आते हैं और वो उनके लिए एक नया माहौल होता है, जितना वो सीखते हैं और जितना वो फ्लरिश करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई और स्टूडेंट उतना करता है। तो मेरी भरपूर कोशिश रहेगी कि हम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को भी उसका एक्सेस दें, और इंशाल्लाह आई होप कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन है, वो भी इसमें मेरी मदद करेगा, ताउन करेगा, तो इंशाल्लाह उसमें बेहतरी आएगी। इंशाल्लाह। मूसा, बहुत शुक्रिया हमसे गुफ्तगू करने के लिए, और हम उम्मीद करते हैं कि आप पाकिस्तानी स्टूडेंट्स जो वहाँ पर आ रहे हैं उनके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेंगे, स्पेशली ये जो आपका रजीम है जिसमें आपको प्रेसिडेंसी के जो है मिली है, ड्यूटी मिली है, तो आप इन अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी राहें खोलेंगे। और जनाब देखिए कि आप किसी दूसरे मुल्क में बैठे हैं, कदीम यूनिवर्सिटी जिसके हवाले से बहुत सी बातें, बहुत से बड़े बड़े स्कॉलर्स, बहुत से साइंसदान उस यूनिवर्सिटी से निकले हैं, और हमारे बहुत से सियासतदान भी उसी यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। तो जनाब वहाँ पर एक और पाकिस्तानी सदारत का मनसब संभाले हुए हैं, हमें बहुत खुशी है, हमारे लिए फ़ख्र की बात है। मूसा हमसे बात कर रहे थे, हम ब्रेक के बाद हाजिर होंगे।
वेलकम बैक। शो के आखिर में हम एक ट्रिब्यूट पेश करना चाहते हैं। पाकिस्तान में शोबा मौसीकी को जिद्दत देने वाली नाजिया हसन को उनके मद्दा आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं। मौसीकार सुहेल राना के टीवी प्रोग्राम संग संग चले से शुरुआत करने वाली नाजिया हसन को पाकिस्तानी पॉप म्यूज़िक के बानियों में शुमार किया जाता है। मशहूर गुल आवाज़ की मालिका नाजिया हसन 3 अप्रैल 1965 को कराची में पैदा हुई। इब्तदाई तालीम कराची ग्रामर स्कूल से हासिल की, जबकि बरतानिया से कानून की डिग्री हासिल की। 80 की दहाई में भारतीय फिल्मसाज फिरोज़ खान की फिल्म कुर्बानी में गाए गीत से नाजिया हसन को शोहरत की बुलंदी मिली और शोहरत के दरवाजे उन पर खुल गए। अब तक के लिए इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।